वेलकम टू स्टडी इन कलर्स, आप सभी का चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अबाउट प्रीएम्बल। क्या होता है प्रीएम्बल? क्या प्रीएम्बल ऐसा ही कुछ होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे पार्ट्स होते हैं? क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर होने वाले हैं। उससे पहले प्रीएम्बल पढ़ने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कुछ। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसी एक बुक होती है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब लिखी हुई है। बिल्कुल सही बात है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसे बनाते बनाते ही 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। प्लस हम कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 ये डेट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ कवर हो जाएगी। प्रीएम्बल कि प्रीएम्बल होता क्या है? बेसिकली प्रीएम्बल को ऐसे बोला जाता है, ये एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्लस प्रीएम्बल वर्ड, हमारा प्रीएम्बलस वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रीएम्बल वर्ड एक प्रीएम्बलस वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। प्लस प्रीएम्बल के बारे में जानते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। जैसे कोई भी एक्ट या लेजिस्लेशन आता है वो प्रीएम्बल के थ्रू ही आता है। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन का हमें उसके आइडियाज़ और प्रिंसिपल, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पर्पस, उसके यूजेस, उसके फिलॉसफी, सब कुछ चीज़ें कौन बताता है? प्रीएम्बल बताता है। प्लस अगर प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किसने किया है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीएम्बल को ड्राफ्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, जो हमारी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्लस वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जिसे 13 दिसंबर 1946 को एडॉप्ट किया गया, लेकिन ये उसी दिन से फोर्स में नहीं आया था। 22 जनवरी 1947 में इसे प्रीएम्बल बोला गया और उसी दिन से ये फोर्स में आया। प्लस इसके साथ साथ हमें 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो एक बार अमेंड हुआ, जिसके अंदर 3 नए वर्ड ऐड ऑन हुए। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये 3 नए वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए। प्रीएम्बल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और भी पढ़ने को मिलते हैं। जैसे पहला है वी द पीपल। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें सोर्स पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, मतलब हम लोगों के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वी द पीपल हमें सोर्स बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? हम लोगों ने। प्लस इसमें नेचर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। वो कौन से? सोवरिन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक वर्ड। ये सारे हमें नेचर के बारे में बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के। प्लस हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पता चलता है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और क्या है हमारे पास? इक्वालिटी। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें पता चलता है। प्लस हमें ये भी पता चलता है इसमें 26 नवंबर 1949 एक इम्पॉर्टेंट डेट मेंशन है। उससे हमें क्या पता चलता है कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? साइन हुआ था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। लेकिन उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट या फोर्स में नहीं आया। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, मतलब लागू हुआ। ऐसी क्या खासियत है इस 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी में? ऐसा क्या खास है जो 26 जनवरी को ही फोर्स में आया? तो मैं आपको बता देती हूँ, एक लंबी कहानी है
26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया था, प्लस उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। वही डेट को याद करते हुए, रिमाइंड में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी पढ़ेंगे, जिससे हमें पूरा प्रीएम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी समझ में आएगा। जैसे सोवरीन। सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन जो होता है उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है, बाकी कोई भी एक्सटर्नल कंट्री हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस by in our internal affairs या internal matters। कोई भी external affairs या कोई भी external interference नहीं होगा हमारे internal matters में। हम पूरी तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट है। इस वर्ड को जनरली मुझे पहले याद नहीं रहता था, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखो EIGN लगता है, मतलब ये फॉरेन एक वर्ड है, फॉरेन के वर्ड के पीछे भी EIGN, तो वहां से इंटरफेरेंस करते हुए भी आप याद कर सकते हो। एक्सटर्नल मतलब फॉरेन, मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। ये वर्ड हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड ऑन हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। जब भी हम सोशलिस्ट वर्ड को याद करते हैं तो हमें कम्युनिस्ट थ्योरी की याद आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिस्ट थ्योरी बेसिकली होता क्या है, जिसमें सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो या तो होली या पार्शली गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होगा, वही हमारी कम्युनिस्ट थ्योरी है। लेकिन यहाँ सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कम्युनिस्ट थ्योरी से रेफर नहीं करता है। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर होके ये वर्ड सोशलिस्ट एड ऑन हुआ है। यहाँ सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब कि स्टेट का वेलफेयर होगा, वहाँ कोई करप्शन, वहाँ कोई भी पॉवर्टी, कोई भी अनइक्वालिटी या जो भी इक्वालिटी ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो ये गलत चीज़ें हैं, करप्शन वगैरह, पॉवर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएगी। अनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और नेशंस के या स्टेट के वेलफेयर के लिए काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सोशलिस्ट वर्ड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकुलर। तो अब सेकुलर वर्ड से क्या समझते हैं? प्लस सेकुलर जो होता है वो हमारा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। सेकुलर का मतलब होता है स्टेट के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। फ्रांस में कोई पब्लिक रिलीजन फॉलो नहीं होता और यूएसएसआर में भी कोई प्राइवेट रिलीजन फॉलो नहीं होता। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। बाकी जितने भी नेशंस होते हैं और भी, वो एंटी रिलीजन की तरह सेकुलरिज्म को लेता है, लेकिन हमारी इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म को मानते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि हर एक इंसान को फ्रीडम होती है कि वो प्रैक्टिस कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, प्रोफेस कर सकती है अपने रिलीजन को। प्लस वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज भी कर सकती है, रिलीजियस अफेयर्स को भी मैनेज कर सकती है। ये हम सेकुलरिज्म वर्ड्स में पढ़ते हैं। वैसे ही हम डेमोक्रेसी, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हर एक इंसान को, एक गुड सिटीजन को आना चाहिए। डेमोक्रेसी जो वर्ड है, डेमोस वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू बनी है। मतलब द गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म बाय द विल ऑफ द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के भी 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। प्लस हमारी इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है। प्लस हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, राइट टू वोट। अबव 18 हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार होता है। इसी के लिए एक वर्ड भी लिया गया होगा, आपको याद होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यही कहता है कि हर एक इंसान जो 18 ईयर्स से अबव है उसे वोट करने का राइट है, अधिकार है। राइट। इसके बाद हम रिपब्लिक वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। रिपब्लिक वर्ड ऐसा वर्ड है जो मोनार्की के एकदम अपोजिट वर्ड है।
अगर मैं बात करूं, जो हमारा हेड होता है, किसका हेड कौन होता है हमारी, अगर मैं स्टेट का हेड बोलूं या मैं बोलूं स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो हमारा पीएम होता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हमारा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और पीएम को हम रियल हेड भी बोला जाता है और प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड या सेरेमोनियल हेड भी बोला जाता है। ये दोनों ही लीडर, मतलब दोनों ही हेड हमारे कैसे होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, राइट। हमारे नॉमिनल हेड हो गए और रियल हेड हो गए, ये दोनों ही इलेक्टेड होते हैं। ये किसी हेरिडिटी को फॉलो नहीं करते कि सपोज कोई फादर है तो उसका बेबी जो होता है, मतलब उसका जो सन होता है वही अगला रूलर बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कंट्री में मोनार्कियल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो रिपब्लिक जो होता है वो जस्ट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अपोजिट होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमें याद करना है वो ये है कि क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है। दूसरी बात, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हम दो केस के थ्रू समझेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा। उससे पहले आर्टिकल 368, जिसके अंदर क्या बताते हैं कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। हम इसमें दो केस पढ़ते हैं, रे बरूबरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स और केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। रे बरूबरी यूनियन में तो ये बोला था कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है और प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने ये चीज़ रियलाइज नहीं किया कि प्रीएम्बल भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट की तरह ही लाया गया है और उन जैसा ही एक पार्ट है जिसे एनेक्ट किया गया है। ये चीज़ रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ये बोला गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्लस उसे अमेंड किया जा सकता है। ये 1973 में ये केस हुआ था और इससे हमें ये भी पता चलता है कि केशवानंद भारती केस ये कहता है, इससे हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। अब आप ये सोच रहे होगे कि प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 नए वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो वो कैसे ऐड किए गए, तो मैं बताती हूँ। उससे बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे उल्टा हमारे प्रीएम्बल को स्ट्रेंथ मिलता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज के पर्पस, स्कूल के पर्पस और इवन सीयूईटी के पर्पस से भी आई बिलीव कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको मिलता है, क्योंकि आप 12th की बुक में केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप you like the video. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you.